तो मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं जहां पे लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था। मुझे पता है आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, तो मैं दोबारा इसको फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो हम कर रहे थे एनाफेज 1, एनाफेज 1, ओके। तो एनाफेज 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दे सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ओके। अब मुझे कलर याद नहीं है क्या बनाया था। तो ये हमारा एक होमोलोगस क्रोमोसोम का इधर गया, ठीक है, एक इधर बना देते हैं, ठीक है। एक इधर आया, एक इधर आया, ओके ना। ये इधर गया, ये इधर गया, इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। और ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। तो जब हम सेल को लेके चले थे, जो हमारा सेल था उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। तो 2n यहां पे कितना था, 4 था, 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना था, 2c, दैट इज अमाउंट ऑफ डीएनए। अब क्या हुआ, ये एस फेज को क्रॉस किया। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है बट सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, 2n तो 4 ही रहा बट डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, 4c हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो इधर 2 क्रोमोसोम गया, इधर 2 क्रोमोसोम आया, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 2 हो गया, इधर भी n इज इक्वल टू 2 हो गया, 2n से nn चला गया, प्लस 4c था तो 2c इधर गया, 2c इधर आया, ओके। तो अगर हम पैरेंट सेल से इसको कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू पैरेंट सेल, तो हम क्या देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू पैरेंट सेल एट दिस स्टेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ बट द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम। ये पॉइंट क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेज complete process is referred as reduction division, okay, try down। देखिए गौरांगी को, देखिए गौरांगी क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आ रहा। मैंने क्या कहा, लिखिए इसको, लिखिए, राइट डाउन। ड्यूरिंग एनाफेज 1 homologous chromosome separate from one another during एनाफेज 1। दोबारा लिख लो, नहीं लिखा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिख लो। ड्यूरिंग एनाफेज 1 homologous chromosome separate from one another and now they behave as chromosome of future daughter cell and move towards their respective pole okay। during this movement, इसी में आगे लिखे, during this movement centromere is directed towards the pole, centromere is directed towards the pole and arms are directed towards the equatorial plate and arms are
directed towards the equatorial plate. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. This is the stage of meiosis. This is the stage of meiosis where actual reduction in number of chromosome takes place. Where actual reduction in number of chromosome takes place, and because of this, this whole process is known as reduction division. Because of this whole process is known as reduction division. ओके, समझ में आया सबको? सेपरेटेड क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल का क्रोमोसोम हो गया, पेरेंट जो है अलग होके अब इधर से एक डॉटर सेल बनेगा, इधर से एक डॉटर सेल बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट सेटिंग लिखिए, टीलोफेज 1. नेक्स्ट लिखिए, टीलोफेज 1. Now, done. During telophase 1, reformation of nuclear envelope takes place. During telophase 1, reformation of nuclear envelope takes place. Nucleolus and other cell organelle, nucleolus and other cell organelle, nucleolus and other cell organelle reappear. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, decondensation of chromosome takes place. Decondensation of chromosome takes place. And the level of decondensation of chromosome takes place, and the level of decondensation is less than what is present at interphase, is less than what is present at interphase. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. आफ्टर दैट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, आफ्टर दैट cytokinesis takes place. After that cytokinesis takes place, which results in formation of dyad. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और बीच में क्रॉस वॉल बन गया, which results in formation of dyad. ठीक है, now next, meiosis 2.
Next heading is meiosis 2. Done. The period between meiosis 1 and meiosis 2, ऐसे मैं पहले बता चुका हूं, ये फिर से लिख लो. The period between meiosis 1 and meiosis 2 is known as interkinesis, and it is of short duration, is known as interkinesis, and it is of short duration. Next point लिखिए. Meiosis 2 is exactly similar to, next point लिखिए, meiosis 2 is exactly similar to mitosis. Meiosis 2 is exactly similar to mitosis. मतलब prophase 2 is equivalent to prophase of mitosis. Metaphase is equivalent to metaphase 2 of meiosis. Then anaphase 2 is equivalent to anaphase of mitosis. Telophase 2 is equivalent to telophase. तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं. It is exactly similar. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं. कुछ डाउट तो नहीं किसी को? What is paused? न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स. किसी ने पूछा फर्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स, फिर से बन जाता है, एंड न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली रीअपीयर. ओके, नाउ अब थोड़ा इसको समझो. देखो, अब पीछे से आपको समझाना पड़ेगा. अगर आपको याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था एनाफेज 1. दिस इज योर एनाफेज 1, ठीक है. तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था इसमें. ओके, ऐसा कुछ बताया था. तो मैंने बताया था कि इधर n जाएगा और 2c जाएगा, इधर भी n जाएगा और 2c जाएगा. ऐसा कुछ बताया था आपको? n2c ऐसा कुछ बताया था? ओके, अब अलग अलग सेल बन गए, तो ये 2 सेल बनेंगे, ठीक है. अगर आप 2 सेल को देखोगे, ये एक सेल है और ये एक सेल है मान लो, ठीक है. तो 2 क्रोमोसोम एक सेल में आया, तो चलो हम इसमें 2 क्रोमोसोम ले आते हैं, ठीक है. एक इधर आया, ओके. ओके, तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज्ड है, तो ये मेटाफेज 2 हो गया. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट इट इज मेटाफेज 2. ओके, नाउ अब हम एनाफेज 2 में आते हैं. तो एनाफेज 2 में क्या होगा, जैसे कि एनाफेज में होता है
स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर विल टेक प्लेस। तो ये इधर से ऐसे स्प्लिट करेगा, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ओके, ये ऐसे स्प्लिट करेगा, ये ऐसे स्प्लिट करेगा, ठीक है, उधर वाला भी। तो एक को हम लेके चलते हैं, तो कुछ आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। चलिए हम इसको ऊपर वाले को मान लेते हैं, तो उधर ऊपर ऐसे गया, ठीक है, और नीचे दोनों आएगा, ठीक है, और इधर ऐसे हुआ, और इसका आर्म्स आया, और ये हुआ, और इसमें ये लो वाला आया, ओके। ऐसा कुछ होगा एनाफेज 2 में, दोनों में ऐसे ही होगा, ये समझ में आ रहा है? क्या क्या बोल रहे हो यार? अंश शर्मा मियोसिस 2 हुआ सर, सर गलती नहीं लिख दिया, मेटाफेज आया, मियोसिस आना था क्या? अरे भैया मेटाफेज 2 होगा, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो, मेरे पास रहने दो, ठीक है। ये मेटाफेज 2 है मियोसिस 2 का, ठीक है। तो अब क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हुआ, तो 2 क्रोमोसोम इधर गए, 2 इधर आए, तो n इज इक्वल टू 2, इधर भी n इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया था कि दोनों एनाफेज 1 में इधर भी 2c, इधर भी 2c, लेकिन अब यहां पे देखो इधर आया c, इधर आया c। That means anaphase 2 is the stage of meiosis when amount of DNA also becomes half with respect to parent cell। समझ में आया ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया सबको? राइट डाउन। और मैंने कहा रिया कि एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो रहा है, और एनाफेज 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए भी आधा हो गया विथ रिस्पेक्ट टू पैरेंट सेल। राइट डाउन। एनाफेज 2, ड्यूरिंग एनाफेज 2 splitting of centromere takes place. During anaphase 2 splitting of centromere takes place. As a result, sister chromatids separate from one another This is the stage of meiosis. This is the stage of meiosis when number of chromosome becomes half, with respect to parent cell. Number of chromosome becomes half with respect to, sorry, not number, this is the stage of meiosis when amount of DNA, not number of chromosome, this is the stage of meiosis when when amount of DNA becomes half with respect to parent cell, समझ में आया सबको ये? चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए। बन गया? सबका बन गया ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए,
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis. Next heading is significance of meiosis. first point लिखिए, it helps in formation of gamete in sexually reproducing organism. It helps in formation of gamete in sexually reproducing organism. ठीक है, अब देखो ह्यूमन में सेकंड सिग्निफिकेंस समझो इसको, ह्यूमन में 2n इज इक्वल टू 46, ठीक है, तो मदर से और फादर से गेमीट आता है, इधर से एग आया, इधर से स्पर्म आया और ये फ्यूज हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल डेवलप हुआ। ओके, यही होता है। तो इसमें 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। अगर मान लो मियोसिस नहीं होता तो एग में भी 46 होता और स्पर्म में भी 46 होता, तो यहां पे तो 92 आ जाता, और फिर अगला 92 वाला मेट करता तो 92 आता, फिर ये जुड़ जाता तो 184 हो जाता था। तो मतलब क्या है कि हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल, लेकिन क्या हो रहा है यहां पे मियोसिस हो जाता है, यहां पे भी मियोसिस, तो मतलब एग में 23 क्रोमोसोम और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम आता है, और इसको मिलके फिर जो जाइगोट बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम होता है। दैट मींस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट समझ में आया? सो हम लोग में जो कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर है 46, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होता तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होता जाता। क्लियर है ये पॉइंट सबको? राइट डाउन, सेकंड सिग्निफिकेंस लिखिए, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर in sexually reproducing organism. Okay, now next, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि there is crossing over between non-sister chromatid of homologous chromosome. Okay, तो ये इधर से आया एक और इसके ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, और उसके बाद देयर इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। मतलब जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था तो मैंने दिखाया था कि इसमें थोड़ा सा येलो आ गया था और उसमें थोड़ा सा रेड चला गया था, ठीक है, इसमें ऐसे मैंने दिखाया, ठीक है, और इधर वाले में मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा थोड़ा रेड आ गया था। तो क्या हुआ, नया जीन इस क्रोमोसोम पे आ गया, दिस इज जेनेटिक recombination, and this genetic recombination leads to genetic variability or variation, and this genetic variation is essential for evolution, क्योंकि इवोल्यूशन जो नेचुरल सिलेक्शन का फोर्स है वो जब ऑप्शन रहेगा तभी तो ऑपरेट करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑप्शन नहीं है और वो ऑपरेट कर रहा है। जब आपको चूज करने के लिए मिलेगा तब आप किसी दुकान पे गए और आपको सिर्फ येलो कलर का शर्ट मिल रहा है तो आप येलो कलर का ही लेके आओगे। येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक जब रहेगा तब आप चूज कर सकते हो ना। तो ये जो चॉइस दे रहा है इवोल्यूशन को,
ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रहा है, जेनेटिक वेरिएशन, एंड दैट इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। ये पॉइंट समझ में आया? Third one, during meiosis, there is crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosome, which results in genetic variability, which results in genetic variability which is essential for organic evolution. Which is essential for organic evolution. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सबको? Which is essential for organic evolution. बिना इसके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। लिख लिया? सबने लिख लिया ना? एक क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑन वन क्वेश्चन। हाउ मेनी mitotic or mitotic division is required to produce 64 cells? How many mitotic division is required to produce 64 cells? आंसर बताइए। ठीक है, बहुत लोगों ने सही आंसर, देख लो, सिंपल है, समझो इसको। देखो, एक सेल है, पहला माइटोसिस हुआ, ठीक है, 2 सेल बने, दूसरा माइटोसिस हुआ, 4 सेल बने, ठीक है, 2 माइटोसिस होंगे ना, इसमें 2, इसमें 1, तो 2 माइटोसिस हुआ। अब इन चारों में 1-1 माइटोसिस हुआ, तो 4 माइटोसिस हुआ, तो 8 सेल बने। इन 8 में माइटोसिस हुआ, 8 माइटोसिस हुआ, तो 16 सेल बने। फिर इन 16 में माइटोसिस हुआ, तो 32 सेल बने, और 32 में फिर माइटोसिस हुआ, तो 64 सेल बने। तो टोटल नंबर ऑफ माइटोसिस तो ये हो गया ना, दैट इज 63। समझ में आई है सबको? थर्ड लिखिए, आंसर लिखिए, नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड, आंसर लिखिए, एक फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n number of cell is n minus 1. n number of cell is n minus 1. तो अब आंसर आ जाएगा ना, जितना भी रहेगा उसको 1 घटा देना, 64 दिया है तो 63 हो गया। क्लियर है सबको?
अब छोड़ो एपीजीपी, छोड़ो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा रहा मैं, बायो वाले ऐसे ही मैथ्स में तंग रहते हैं ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी माइटोटिक जनरेशन, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी mitotic generation is required to produce 64 cells. How many mitotic generation is required to produce 64 cells? बताओ। अरे जनरेशन पूछा है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 raised to power n, where n is number of generation, ठीक है। अब देखो 2 raised to power n is equal to 64, है ना, 2 raised to power n is equal to 64, तो हम कर सकते हैं 2 raised to power n is equal to 2 raised to power 6, तो n का वैल्यू आ गया, फैक्टर्स पढ़ा होगा ना, n is equal to 6, फैक्टर्स पढ़ा होगा ना, इजी था, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन है जो कभी कभी आ जाते हैं घूमते फिरते, तो वो मैं आपको करवा दे रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी meiotic division or meiosis, meiotic division is required to produce 100 pollen grains. How many meiotic division is required to produce 100 pollen grains? ओके अगर आपको याद होगा तो प्लांट किंगडम मैंने आपको बताया था कि pollen mother cell which is diploid undergo meiosis to produce 4 pollen grains, ठीक है, मतलब एक मियोसिस से 4 pollen grain बन रहा है, ठीक है, फ्रॉम सिंगल मियोसिस 4 pollen grains आर प्रोड्यूस्ड। सो आंसर लिखिए, टू प्रोड्यूस n number of pollen grains, to produce n number of pollen grains, n by 4 meiosis is required, n by 4 meiosis is required, n by 4 meiosis is required, क्लियर है, लिख लिया। अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी meiosis is required to produce 100 embryo sac? How many meiosis is required to produce 100 embryo sac?
देखो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इट विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस मेगास्पोर टेट्राड, 4 मेगास्पोर बनेंगे। दिस इज योर मेगास्पोर tetrad. Now out of these 4 megaspore, 3 will degenerate and only 1 will remain functional, and this functional will develop into embryo sac. ठीक है, तो write down to produce n number of embryo sac, यार माइटोसिस के 2 क्वेश्चन कराए हैं, अब मियोसिस से करवा रहा हूं, ठीक है। टू प्रोड्यूस n number of embryo sac, number of meiotic division required is n, number of meiotic division required is n. क्लियर है, समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी meiosis is required to produce 100 grains in wheat? How many meiosis is required to produce 100 grains in wheat? बताओ। देखो समझो इसको, ग्रेन की बात कर रहा है तो हमें दोनों चीज चाहिए, हमें पॉलन भी चाहिए और हमें एम्ब्रियो सैक भी चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलन जाएगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, तो 100 पॉलन चाहिए और 100 एम्ब्रियो भी चाहिए, ठीक है। सो क्या होगा इसका आंसर? फॉर पॉलन n/4 and for embryo sac it is n, so it is n plus n/4, that is 125। समझ में आया? तो लिख लीजिए, आंसर लिख लीजिए। टू प्रोड्यूस n number of grain or seed, to produce n number of grain or seed in sexually reproducing plant, to produce n number of grain or seed in sexually reproducing plant, n plus n/4 meiosis is required. n plus n/4 meiosis is required. अगला एक क्वेश्चन लिखिए। What is the minimum number of meiosis required to produce 10 seeds? What is the minimum number of meiosis required
to produce 10 seeds. हाँ गौरांगी, हितांशु ने भी सही जवाब दिया। देखो सिंपल है, 10 सीड चाहिए तो 10 पॉलन चाहिए हमें और 10 एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो 10 एम्ब्रियो सैक के लिए 10 मियोसिस हर हाल में चाहिए, और 10 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए तो मिनिमम नंबर तो 3 चाहिए ना, 2 में तो 8 ही बनेगा, 3 में 12 बनेगा, तो 10 यूटिलाइज हो जाएगा और 2 वेस्ट जाएगा। तो आंसर विल बी 3 + 10 दैट इज 13। समझ में आया सबको? फ्रैक्शन में नहीं आएगा आंसर बेटा, फ्रैक्शन में थोड़ी ना होता है, आधा मियोसिस होकर छूट जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। फ्रैक्शन में कभी भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है ना? एक लास्ट, ठीक है, एक एक्सेप्शन है, लिखिए इन मेंबर्स ऑफ फैमिली, इन मेंबर्स ऑफ फैमिली Cyperaceae, in members of family Cyperaceae, out of the 4 pollen grain, out of the 4 pollen grain produced, out of the 4 pollen grain produced from pollen mother cell, from pollen mother cell 3 degenerates, 3 degenerates and only 1 remains functional, 3 degenerates and only 1 remains functional। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये अगर हमारा पॉलन मदर सेल है और इसमें मियोसिस हुआ तो 4 बने पॉलन, 4 में से क्या होगा, 3 खत्म हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल रहेगा। मतलब हर मियोसिस में एक ही पॉलन ग्रेन बनेगा, जैसे कि एम्ब्रियो सैक बनता है, 4 नहीं बनेगा। साइपरेसी में साइप्रस आता है, ग्रास है, ग्रास टाइप का फैमिली है ये। छोड़ो कौन आता है, क्या करोगे जान के, कौन आता है, बहुत आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। हाउ मेनी मियोसिस इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मियोसिस इज required to produce 100 grain, how many meiosis is required to produce 100 grain in members of family Cyperaceae? हाँ 200, ठीक है। देखो वहां पे ऐसे हमने फॉर्मूला बताया था n + n/4, बट n/4 भी तो यहाँ n हो गया ना, तो इट इज n + n। तो सॉरी 100 + 100 दैट इज 200, ठीक है। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन के पैटर्न है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आप देखिएगा बुक्स में आपको मिलेंगे, आप कीजिए, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा ये खत्म हो गया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हमारा लास्ट यूनिट शुरू होता है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, इसमें 5 चैप्टर हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 5 चैप्टर इसमें है। अगर हम पांचों चैप्टर का वेटेज देखें तो कभी 8, कभी 10, कभी 12 इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 5-7। लेकिन इन चैप्टर्स की खास बात क्या है, इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं, वो अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
मैंने एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छा ही पूछते हैं इससे, अभी तो नहीं पैटर्न वैसा है, लेकिन इसमें आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेटेज अगर 5 चैप्टर का देखें तो 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन भी आया, लेकिन क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत अच्छा आता है इससे, तो इसलिए हमारे लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा आता है, फर्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट में मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, और प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड मटेरियल का होता है, देन पीजीआर का होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का होता है, ठीक है, प्लांट हार्मोन जिसको कहते हैं। दीज आर द मेन थिंग व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बॉडी। एवरी प्लांट पार्ट टेक्स समथिंग एंड गिव्स समथिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज गोइंग ऑन ना। ये जो ट्रांसपोर्ट है, इट कैन बी फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैन बी बाय सिंपल डिफ्यूजन or by cytoplasmic streaming, that is movement of cytoplasm through plasmodesmatal connection, and if it is against the gradient, मतलब high से low में जा रहा है, sorry low से high में जा रहा है, then it is assisted by active transport, मतलब energy लगेगा, ठीक है, clear है। then if it is long distance transport, then specialized tissue is there. For water and mineral we have xylem, and for food material we have phloem. Third down, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अब टेस्ट जब होगा उसमें सेल डिवीजन तो आएगा ही भाई मेरे, ये क्यों पूछ रहे हो मेरे से? अरे यार मेरा ड्राइवर बीमार पड़ गया, मैं गाड़ी चलाता नहीं हूँ, आना तो इसी वीक था, लेकिन अब वो ठीक हो जाएगा तो वो आएगा। ओके, राइट डाउन, विद इन प्लांट बॉडी अरे अभी जो टेस्ट होगा उसमें सेल आएगा, उसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें सेल साइकिल सेल डिवीजन भी आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। विद इन प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट ऑफ within plant body transport of water, mineral, PGR and food material takes place these transport can be for short distance or long distance, these transport can be for short distance or long distance, okay, short distance transport PGR is plant growth regulator. Short distance transport can take place by simple diffusion or by cytoplasmic streaming, and if it is against concentration gradient, if it is against concentration gradient, it is
assisted by active transport. It is assisted by active transport. If it is against the concentration gradient, it is assisted by active transport. ठीक है? Now, next one लिखिए. For long distance transport, specialized tissues are present. For long distance transport, specialized tissues are present. That is xylem and phloem. That is xylem and phloem. ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही. आगे क्लास में, क्योंकि अगला कंसेप्ट जो है फिर वो अगली क्लास में शुरू करेंगे फिर से. ठीक है? थैंक यू.